2018 तक अगर किसी जमात के पास पाकिस्तान की तरक्की का प्लान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए प्लान है, पाकिस्तान की यूथ के लिए प्लान है, एनर्जी के लिए प्लान है, टेररिज्म के लिए प्लान है, क्लाइमेट चेंज के लिए प्लान है, तो वो सब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और आपने ये देखा होगा कि बाकी जमातें बड़ा दावा करती हैं कि जी हम यूथ को रिप्रेजेंटेशन देंगे, यूथ की जमात है, लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का जो कंपैरिजन है वो करें दूसरी जमात के साथ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी, फ्यूचर की मैं बात नहीं करी, इस वक्त भी जो यंग पार्लियामेंटेरियंस की सबसे बड़ी तादाद मुस्लिम लीग नून के पास है, माशाल्लाह। और ये मुझे मेरी नजर पड़ गई, ये साथ बैठा हुआ है कसूर से MNA है। साथ कितनी उम्र है आपकी? 31। और ये तब 25 के थे जब बने थे क्या? He was 27 जब ये MNA बने, माशाल्लाह, कसूर से। इरादत आपकी क्या एज है? 33। और आप MNA कब बने थे? 28 ईयर्स में। तो मेरा ख्याल है कि जितनी बड़ी यूथ की पार्लियामेंटेरियंस की तादाद PMLN के पास है, शायद किसी और जमात के पास नहीं है। शिजा है ये बैठी हुई, यूथ प्रोग्राम की जो हेड है। यू आर? I was 25 when I first. 25 जस्सी, माशाल्लाह। हाँ, ये तो सब अंकल इस तरह तो सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो बात ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये यहाँ तक बात ना रुके। आने वाली जो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल पार्लियामेंट हो या वो नेशनल पार्लियामेंट हो, सब में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो यूथ की हो। और मैं ये समझती हूँ कि जो आप में से ही हमारे फ्यूचर MNAs होंगे, MPAs होंगे, लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो मुझे टीवी पे सुन रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी यूथ की होनी चाहिए, क्योंकि यूथ सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स है पाकिस्तान के। अब जो यूथ के लिए सिर्फ नारा नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, मैंने अभी बताया, चाहे वो 2008 से 2013 तक हो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, या वो 2013 से 2018 तक हो जिसमें नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला यूथ प्रोग्राम दिया था। उसमें जो हमारा पीस प्रोग्राम था, स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ बच्चों को, ब्राइट स्टूडेंट्स को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर उनको मौके मिले, स्कॉलरशिप्स मिली उनको दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भी शहबाज शरीफ साहब ने भेजा, इंटर्नशिप्स मिली, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको प्रमोट किया, उनकी हैंड होल्डिंग की, और लोन स्कीम्स में उनको लोन स्कीम दी आसान एक साथ पर। और उस वक्त जब मैं यूथ प्रोग्राम को देख रही थी तो मुझे ये बड़ी खुशी हुई थी ये जान के कि जो वो जब कर्जा वापस करने की बात आई तो 99% जो है लोगों ने अपने बिजनेस स्टार्ट करके तो कर्जे वापस करने शुरू कर दिए। एंडाउमेंट फंड्स जो हैं वो बनाए गए। और इसी तरह आप देखो कि दुनिया कहाँ जा रही है। हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दूसरे मुल्कों में जाके हमारा वो ब्रेन ड्रेन जो है वो उस मुल्क की तरक्की के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो इंजीनियर्स हों या वो डॉक्टर्स हों या वो स्किल्ड लोग हों। तो मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो मुल्क में पढ़कर तालीम हासिल करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो प्रोग्राम्स, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़, उनके लिए उस तरह का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सियासी ईंधन नहीं बनाना अपने नौजवानों को, उनको डायरेक्शन भी देनी है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी है ताकि वो हर चीज़ में एक्सेल कर सकें। चाहे वो रूरल यूथ हो, बहुत बड़ी तादाद 65% जो तादाद है वो रूरल यूथ की है, और चाहे वो अर्बन यूथ हो, सबको हमने मेन स्ट्रीम के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करना है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तरक्की के लिए देनी है। और अब देखें आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है। आप बांग्लादेश को देखो, इंडिया को देखो, मैं बार बार ये बात कि वो कहाँ निकल गए टेक्निकल स्टार्टअप्स में, इनक्यूबेटर्स में, और जो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, हमें उस वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्कफोर्स में तब्दील करने की जरूरत है
ताकि हमारे मुल्क में भी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हों, और अगर वो मुल्क से बाहर जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हैं, तो हाथों हाथ उनको वहां पर लिया जाए। और आजकल फ्रीलांस जो वर्क है उसका ज़माना है, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनको देनी है, उनकी हैंड होल्डिंग करनी है, उनके ट्रेनिंग सेशंस करने हैं, चाहे वो टेफ्टा के थ्रू हो या वो दूसरी क्या है नैफडेक हो, कोई भी हो। एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, और एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें चाहे वो डेयरी की प्रोड्यूस हो, आपकी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, मीट हो, पैकेजिंग हो, उसकी एक्सपोर्ट हो, और या ऑनलाइन मार्केटिंग हो। मेरा ख्याल है कि इसमें हम ना सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को, अपनी यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर जाएंगे और यूथ को वो रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, बल्कि हम जो अपनी मार्केटिंग है और दुनिया भर में जो हम अपनी एक्सपोर्ट है उसको किस हद तक बढ़ा सकते हैं, स्काई इज द लिमिट। और मैं ये भी समझती हूँ कि जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली, उसमें यूथ का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। हमारी यूथ को इतना अवेयर होना चाहिए कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है, और ये आप सब ने हमारी आवाज़ बन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वो जाना है और ये पैगाम देना है कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जुलूसों, रैलीज में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, कौन सा मुस्तकबिल आपने अपने लिए चूज करना है और आपने किधर जाना है। ये बड़ा, आप देखो, कल मैं देख रही थी टीवी के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे। और आप देखो कि घर में ना सिर्फ छुप के बैठे रहे, बल्कि जब तक पुलिस खड़ी रही चारपाई के नीचे से नहीं निकले, और आगे किया हुआ था कौम के बच्चों को। कल जो बच्चा, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है, मैंने आज अभी कहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन क्या इस बात का जवाब यंगस्टर्स को नहीं मांगना चाहिए? कौन सी दुनिया की ऐसी कैंपेन है या कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया हो? पाकिस्तान की यूथ को भी इस चीज का एहसास होना चाहिए कि ये जो उनको नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? उनको अपने बच्चे तो लंदन में बड़ी सेफ जगहों पे बिठाए हुए हैं, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता। कौम के बच्चे जो है उनको आप कहते हो कि सड़क पे आओ और मार खाओ और मेरी कैंपेन लीड करो, खुद आप घर से नहीं निकलते। तो क्या मेरे जो नौजवान है इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? और कल जो वो कारकुन हलाक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आपको ये फख्र होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। मैंने पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया हो। हालांकि लीडरशिप नवाज शरीफ जैसी हो तो वो कारकुनान की शील्ड बन जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा। ये होता है शेर और गीदड़ में फर्क, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। अगर जो अदलिया बहाली की तहरीक नवाज शरीफ साहब ने चलाई थी, अगर वो ये कहते कि सामने आ जाओ जी मेरे नौजवानों, आओ मेरी तहरीक में मेरा साथ दो, और खुद नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन या घर से ना निकलते, तो वो तहरीक कभी कामयाब होती? दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और खवातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ है कि आओ मेरी हिफाजत करो। कल मैं खवातीन के एक फंक्शन से खिताब कर रही थी, मैंने कहा मैंने पहली दफा सुना है लोग हमेशा खवातीन की हिफाजत करते हैं, ये पहला मैंने गीदड़ देखा है जो कहता है खवातीन आके मेरी हिफाजत करें।
कारकुनान यहां पहुंच जाएं, कारकुनान वहां पहुंच जाएं, कारकुनान यहां पे ड्यूटी दें, कारकुनान इधर आ जाएं। कारकुनान हर जगह आ जाते, ये खुद कहीं पहुंचते ही नहीं। इससे बड़ा मजाक इस कौम की यूथ के साथ, इससे बड़ा मजाक इस कौम की आने वाली नस्लों के साथ और क्या होगा? मुझे बताएं, आप सब यूथ के नुमाइंदे मुझे हाथ उठा के बताएं कि ऐसे लीडर को आपका दिल भी करेगा लीडर कहने को? नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अपनी बीवी को छोड़ के आके गिरफ्तारी देने के लिए आए थे तो उन्होंने आपको तो आगे नहीं रखा, बेटी का हाथ पकड़ा और गिरफ्तारी देने के लिए आ गए। तो ये भी नौजवानों को भी 10 बार सोचकर अपने लिए पॉलिटिकल एफिलिएशन का इंतखाब करना चाहिए, 10 बार सोचकर। और इस मुल्क के क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप हैं, तो आप जो 2013 से लेके 2018 तक आप देख लें कारकर्दगी, ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। और अब की कारकर्दगी आप देख ले, जो मुल्क डाउन हिल गया, नीचे गया, अब तक लुढ़कता जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? क्या यूथ को यह सवाल अपनी क़यादत से नहीं पूछना चाहिए? मैं सवाल का जवाब दे सकती हूं कि 2013 में हमें किस तरह का पाकिस्तान मिला था और 2018 में हम तरक्की करता हुआ, टेक ऑफ करता हुआ पाकिस्तान जो है वो देकर गए इस मुल्क की यूथ को। 1.8% पे ग्रोथ थी और नवाज शरीफ जब गया तो 6% ग्रोथ पे ये मुल्क कौम के हवाले करके गया। और आप ये देखो कि महंगाई उस वक्त क्या थी। IMF प्रोग्राम हमने भी चलाए हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी चलाए हुए हैं। वो IMF प्रोग्राम एक अपनी नौयत का तारीख में वाहिद प्रोग्राम था जिसको सक्सेसफुली नवाज शरीफ ने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि IMF प्रोग्राम के चलते हुए ना घी की कीमत बढ़ी, ना आटे की कीमत बढ़ी, ना रोटी की कीमत बढ़ी, ना बिजली की कीमत बढ़ी, ना चीनी की कीमत बढ़ी, ना सब्जियों की कीमत बढ़ी, ना गोश्त की कीमत बढ़ी, बल्कि कम होती रही। तो आज अगर हम सवाल करें तो किससे करें? जब मैं बाबा रहमता की बात करती हूं और जब मैं पैनामा बेंच की बात करती हूं और जब मैं उसके हैंडलर्स की बात करती हूं, इमरान की बात करती हूं, तो मैं इसलिए बात करती हूं कि कौम के सबसे बड़े मुजरिम और पाकिस्तान की यूथ को ये डिमांड करनी चाहिए कि इन मुलजिमों को, मुजरिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस मुल्क में इंसाफ होगा, इस मुल्क में अहल क़यादत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये मुल्क पीछे को जाएगा। दुनिया आप देखो, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया और हम क्या कर रहे हैं? और हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। तो जब मैं ये बात करती हूँ नौजवानों, जब मैं ये बात करती हूँ कि इस मुल्क में पहले हिसाब किताब होगा, पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? इलेक्शंस का बड़ा आपको शौक उतरा हुआ है, तो पहले ये भी तो पूछना चाहिए यूथ को कि ऐसे फैसले पहले ऐसे इंसान के हाथ में क्यों दिए जो नशा करके बेसुध पड़ा होता है। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। स्टेक होल्डर परवेज इलाही, उससे किसी ने पूछा ही नहीं, उसको कहा तोड़ दो असेंबली, जबरदस्ती प्रेशर डाला। जो इंसान असेंबली में बैठा ही नहीं है, जो इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसको कह रहा है कि असेंबली तोड़ दो। तो क्या गारंटी, आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी है कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? क्योंकि नशे की हालत में होता है, फैसला करने की कुव्वत नहीं है दिमाग में, ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। और जब बाई इलेक्शंस, कौम का पैसा लगता है इन बाई इलेक्शंस में, मुफ्त बाई इलेक्शंस नहीं होते। मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं सबसे पहले इसको कहूं कि ये पैसे इधर रखो ना जो पहले कौम के लगवाए हैं। ये आपके वालिद साहब का पैसा नहीं है, ये इस कौम का पैसा है। ये 22 करोड़ अवाम का जीता जागती अवाम का मुल्क है, मेहनत करती हुई अवाम का मुल्क है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये तजाद देखें जरा, और ये तजाद नहीं है, ये मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले हैं।
तो ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं, किस इंसान के, जिसका सुबह फैसला कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अपने लोगों को कहता है बाहर निकलो, खुद घर में बैठा होता है। और फिर वो जो कल पीटीआई का कारकुन हलाक हुआ, मैं कल मेरा दिल खून के आंसू रोया जब मैंने रात को वो तस्वीर देखी। नौजवानों में आपसे मुखातिब, वो तस्वीर देखी जब उस नौजवान के बाप को, वालिद को, उम्र रसीदा वालिद को जमान पाक बुलाया अफसोस करने के लिए। वो साइड पे इस तरह बैठा हुआ था जैसा वो इनका कोई पेड मुलाजिम होता है। वो उसका बच्चा हलाक हुआ है, उसका बच्चा जान से गया है, और उसको बड़ा और टांग पे टांग रखी हुई थी, जूते का मुंह उस बुजुर्ग की तरफ था। मैंने किसी भी सियासी कारकुन की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी, इससे बड़ी तजलील मैंने नहीं देखी। तो जो अपने कारकुनों को, उसके वालिदैन को जो ये इज्जत देता है, उसने मुल्क के नौजवान को क्या इज्जत देनी है? ये सवाल उठते हैं ना। 10 नेशनल असेंबली की सीट से खड़ा हो जाता है, इलेक्शन जीत के वो सीट्स छोड़ देता है। ये कोई बच्चों का खेल है? मुल्क के पैसे लगते हैं इसमें, सारे पैसे इससे निकलवाने चाहिए। फिर मैं देखूं कितनी जगह खड़ा होता है, जिसका घर कोई और चलाता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने मुल्क के तोहफे, मुल्क को मिलने वाले तोहफे बेच बेच के अपनी नस्लें संवार ली, जिसकी बीवी 5-5 कैरेट का एक एक रिंग लेती रही एक एक फाइल पे दस्तखत करने के बदले। जिसने 4 साल में सवाए पैसा बनाने के और कुछ नहीं किया। ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा। जो ताकतवर दोस्त था, 55 अरब रुपया 1.9 मिलियन पाउंड उसकी जेब में डाल दिया, अपनी काबीना को भी नहीं बताया। काबीना पूछती है जो लिफाफा तुम लहरा रहे हो इसमें क्या है? कोई जवाब नहीं। मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी नवाजूं। वो प्रॉपर्टी टाइकून की जेब में पैसे इसने डाले। आपके वालिद साहब के पैसे तो नहीं थे, इस कौम के पैसे। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियां गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल जहीरुल इस्लाम हो, कोई भी। जब से बैसाखियां गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आदत है इनको। तो क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे, या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। ये जो मैं बात करती हूं कि पैरे तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेस करता है। नौजवानों, इसके ऊपर आपका मुस्तकबिल बेस करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, उस मुल्क में तरक्की नहीं आ सकती। उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और जो लोग इसका साथ देते हैं, मैं उनकी अकल पे हैरान हूं कि ये जो अभी ऑडियोज आई हैं जिसके अंदर कोई कह रहा है कि ये हमारे अपने जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई कह रहा है मैं ट्रक खड़ा कर दिया हमने बाहर लाके, और कोई ये कह रहा है कि अपनी ये फलां जज के आगे केस लगाओ। बेंच फिक्सिंग हो रही, खुलेआम हो रही है। एक साइड पे ये लोग हैं कि चोरियां की हुई, 4 केसेस है इमरान के ऊपर। वैसे तो 4 केसेस मंजर आम पे आए हैं ना, 4 साल सवाए चोरी डाके के और कुछ किया नहीं है। 4 केसेस हैं इस वक्त। एक टिरियन खान का केस है। क्या वो केस सच नहीं है? मुझे बताएं, क्या वो केस सच नहीं है? जमाइमा खान ओन करती है, उसको ये ओन नहीं करता अपनी बेटी को। इसको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी सियासत अजीज है। मेरी 2 बेटियां, मैं सोच नहीं सकती कि मैं अपनी बेटियों को उनका हक ना दूं और मैं किसी और सियासी फायदे को के लिए अपनी बेटियां कुर्बान कर दूं। हर बाप इस चीज के साथ रिलेट करता है, हर माँ इस चीज के साथ रेजोनेट करती है, हर भाई इस चीज के साथ रेजोनेट करता है। आपको अपनी सियासत प्यारी है, लेकिन आपने अपनी बेटी को कि मुजरिम है आप, वो आपका नाम नहीं ले सकती, आप उसका नाम नहीं ले सकते। सोचो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और दूसरों को बुलाते हैं, मुझे नानी कह के बुलाते हैं, तो मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ, काश आपने जिंदगी में अच्छे फैसले किए होते। आप मियाँ साहब की उम्र के हैं, आज आप भी नाना दादा होते।
क्या सबक दे रहे हैं कौम के नौजवानों को? मैं किसी की जाती जिंदगी में नहीं जाना चाहती, मगर ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये बात अपनी बेटी छुपाने का नहीं, ये बात है कि आपने अपनी बेटी के बारे में कौम से झूठ बोला, आपने अपने वोटर्स से झूठ बोला, आपने कौम के नौजवानों से झूठ बोला, आपने उनको इतनी इज्जत के काबिल नहीं समझा कि आप उनसे सच बोलें। तो जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो भाग रहे हैं कोर्ट से, एक तरफ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाह होते हुए 200 पेशियां हैं और एक तरफ 2 पेशियां, उसकी वजह क्या है? बार बार अदालत बुला रही है, हाजिर हो जाओ, हाजिर हो जाओ। नवाज शरीफ साहब को कहा जाता था 1 घंटे में नवाज शरीफ हाजिर हो, हफ्ते में 5 दिन बेटी के साथ हाजिर हो, वो हाजिर होता था, मैं भी हाजिर होती थी। तो आपको कौन से सुरखाब के पर लगे हुए? ये जो बिस्तर के नीचे छुपे होते हैं ना, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, पुलिस आ गई है, चली गई है, ये क्यों है? ये जो इतनी बड़ी डायकॉटमी है, ये क्यों है कि जलसे के लिए आप तैयार हैं? कल रैली निकाल रहे थे, और ये भी मैं बता दूं, वो रैली इसलिए नाकाम हुई कि रैली के लिए बंदा इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बुरी बात है, सियासी कारकुनों पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये सियासी कारकुन है? 2014 में दुनिया ने देखा किस तरह इन्होंने धरने में पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, याद है ना वो सब? कल भी दुनिया ने देखा कि पुलिस वालों को, दर्जनों पुलिस वाली जख्मी हुए। कारकुनों, सियासी कारकुनों की बात हो रही है, ये उसको लेके रो रहे हैं, उसको लेके इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो सियासी कारकुन कर क्या रहे हैं? वो पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ रहे हैं, पुलिस के नौजवान, वो भी कि पुलिस के नौजवान भी किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। या कासिम और सुलेमान की जिंदगी की कीमत है और मेरे पुलिस वालों के नौजवानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? चाहे वो पीटीआई का कारकुन हो, उसकी जान की भी कीमत है। खुद तुम बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हो और कौम के नौजवानों को कहते हो आओ आके मेरे लिए लड़ो। क्यों लड़े वो?